सर, महाभारती के वीकली न्यूज़ और व्यूज शो में डॉक्टर कर्णवाल साहब, आपका स्वागत है। आज हम थैंक यू सर। चर्चा करेंगे कि भारत चाइना के सापेक्ष कैसे पिछड़ गया, क्यों पिछड़ गया, क्या कभी हम चाइना से आगे आ पाएंगे। जहां तक हमारे चाइना के साथ प्रतिस्पर्धा का सवाल है। हम इतने चाइना से ऑब्सेस्ड क्यों हैं? ठीक है, चाइना की, हर देश की, चाइना की ही नहीं, हर देश की जितने भी पॉलिसीज होती हैं, उनके जो मॉडल्स होते हैं, चाहे इकोनॉमिक मॉडल्स हों, ग्रोथ मॉडल्स हों, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल्स हों, साइंटिफिक मॉडल्स हों, जितने भी मॉडल्स हैं, वो अपने अपने जरूरत के हिसाब से बनाते हैं। तो इसी हिसाब से हमारे भी अपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसी के हिसाब से सारे मॉडल्स होने चाहिए, उसी के हिसाब से सारी पॉलिसीज बननी चाहिए। पर हमारे पास में जो है, जो सबसे बड़ा एसेट है, वो है युवा वर्ग। हमारे हमारे जो पॉपुलेशन के 50 करोड़ से ज्यादा लोग 25 साल से कम की उम्र के युवा वर्ग है हमारा, जो कि जिसको मैं कहता हूं कि वो हमारे पावर हाउस हैं, या हमारा रॉ मटेरियल है, जिसकी बूते पर हमारा देश बहुत ग्रो कर सकता है, हर सेक्टर में ग्रो कर सकता है। सेकेंडली, ये इम्पॉसिबल नाम का कोई शब्द होना ही नहीं चाहिए हमारे दिमाग में, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर हमारे अंदर जोश है, जुनून है, काम करने का जज्बा है, राइट पॉलिसीज बनाने का हम प्रतिबद्ध हों, तो फिर कोई हमें नहीं रोक सकता ग्रोथ करने में। तो धीरे धीरे हमारी ग्रोथ होती रहेगी, और एक समय आएगा कि हम चाइना से भी आगे निकल जाएंगे। तो इसीलिए हमें इस बात से वो नहीं होना चाहिए, हतोत्साहित नहीं होना चाहिए कि चाइना हमसे बहुत आगे है। उसके कारण में मैं नहीं जाना चाहता हूँ कि जो भी पिछले गवर्नमेंट्स ने किया है, वो मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो अब जो है कि हम कैसे चाइना से आगे बढ़ सकें, सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं, जो ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, उसके ऊपर से हमारी सरकार को ये रेड टेपिज्म और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, इनको पूरी तरह से हटा देना चाहिए। जब तक कि ये पूरी ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, कोई भी हर्डल्स नहीं होंगे, तब तक हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं, उनमें ग्रोथ जितना होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाएगी। तो जहां पर हमारे जो ग्रे एरियाज हैं, उनको भी हमें खत्म करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उनको हम ज्यादा प्रोडक्टिव सेक्टर्स के लिए ईयर मार्क कर सकें। जैसे कि हमारे ये जो सेंट्रल की तरफ से और स्टेट्स की तरफ से जो फ्री बीज हैं, इनको बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो फ्री बीज मिलते रहेंगे, तो इंसान आलसी होता जाएगा, जिसको भी मिल रहा है। तो वो एक तरह से सरकारी दामाद बन जाता है, और उसको जब एक बार आदत पड़ गई, तो वो कुछ नहीं करेगा, तो ही विल बी अ लायबिलिटी टू द कंट्री। व्हाई शुड वी हैव मेक more and more people liable to the country? I think that is absolutely unnecessary. तो अब इस जो भी है, जैसे 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना, मुफ्त में घर, मुफ्त में गैस, मुफ्त में उनको जो आर्थिक उनको वो दी जाती है, यही सारे अगर हम बंद कर दें, और यही जो हम डाइवर्ट करें जहाँ पे कि ग्रोथ सेक्टर्स में ये यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हमारे ग्रोथ कैसे कर सकते हैं? हमारे साथ बहुत सारे कुछ सेक्टर्स हैं, पर मेन जो सेक्टर्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, वो है बिजनेस सेक्टर का, जो है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। अब इनको भी तो हमें कुछ ना कुछ इनकरेजमेंट करना चाहिए पड़ेगा ना।
तो इसके लिए करने के लिए इनके हमारे टैक्सेस जो लगाते हैं हम इन पे इनके टैक्सेस कम करें, और इनको जैसे प्रोडक्शन इंड्यूस जो होते हैं ना, ये इनको इंसेंटिव्स भी देने चाहिए, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देने चाहिए, टैक्सेस कम होने चाहिए इनके ऊपर में, इंटरेस्ट जो ये लोन लेते हैं वो कम करेंगे। तो जब तक उनके पास में ज्यादा पैसा नहीं आएगा तब तक वो आगे एक्सपैंड भी नहीं कर पाएंगे, ना वो प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे। पर इसी के साथ साथ जब वो उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारे यहाँ पे कंज्यूमरिज्म भी तो बढ़नी चाहिए ना, कि जितना वो बना रहे हैं उसकी खपत भी तो होनी चाहिए, यानी कि परचेजिंग कैपेसिटी वो बढ़नी चाहिए। तो आम जनता जब तक नहीं खरीदेगी तब तक तो उनका कोई मुनाफा नहीं होगा। तो हमें आम जनता का भी एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। अब चाहे टैक्सेस उनके लिए रिड्यूस किए जाएं, उनकी सैलरीज तो नहीं बढ़ाने का सवाल होता एक हद से ज्यादा। तो जब तक हम मिडिल क्लास और लोअर क्लास को परचेजिंग पावर उनके नहीं बढ़ाएंगे तब तक तो कंज्यूमरिज्म नहीं बढ़ेगा। थर्डली जो है, हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बेसिकली एग्रीकल्चर, इन दो पर तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर में फंड्स एलोकेट किए जाएं, नए नए इंस्टीट्यूट्स खोले जाएं जहां पे सिर्फ ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ही इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए, जहां पर सिर्फ मेरिट के बेसिस पर ही कैंडिडेट्स को लिया जाए, और उन्हें भी इंसेंटिव्स दें। अगर उनकी जो भी अचीवमेंट्स होती हैं उसके ऊपर में इंसेंटिव्स दिए जाएं, जिससे कि नए नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होंगे और उनका फायदा हमारे देश को हो सकता है। जहां तक एग्रीकल्चर का सवाल है, हमने जितनी ज्यादा सब्सिडीज दी हुई हैं, हमने किसानों की आदतों को बिगाड़ दिया है। इतनी सब्सिडीज की जरूरत नहीं है। एक रीजनेबल डिग्री तक तो सब सब्सिडीज ठीक है, परंतु उसी के साथ साथ हमें और भी कुछ करने की जरूरत है। सबसे पहली चीज है कि जितनी भी हमारी जो फर्टाइल लैंड है हमारी कंट्री में, उस लैंड को हमें प्रिजर्व करना पड़ेगा। उस लैंड को कन्वर्ट करेंगे अगर हम कंक्रीट जंगल में, सिर्फ इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो धीरे धीरे बिल्कुल दोनों तरफ से उसमें हानि होगी। पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, इधर में एग्रीकल्चरल लैंड कम होता जाएगा, तो जो गैप है वो गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो फिर हमारी जो सेल्फ सफिशिएंसी, जिसको हम आत्मनिर्भर भारत कहते हैं, तो एग्रीकल्चरल फूड के हिसाब से हमारा, हम आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगे। तो हमें अब जैसे जैसे लैंड कम होती जा रही है, हमें दूसरे भी तरीके अपनाने पड़ेंगे। जैसे ICAR एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उससे अकेले नहीं हो पा रहा है। हमें ऐसी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स की डिस्कवरी करनी पड़ेगी, जिनकी की ईल्ड ज्यादा होगी पर एकड़। ईल्ड जब तक नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारा ये टास्क या हमारी जो टारगेट है ये पूरा नहीं हो पाएगा। तो और जो बाकी जो है, हमारी जो डिपेंडेंस है ये इंपोर्ट्स के ऊपर में, इंपोर्ट्स के ऊपर में हमें कम करना पड़ेगा। क्यों हम डिपेंडेंट हैं इंपोर्ट्स के ऊपर में? हम क्यों ये फॉरेन कंट्रीज की जो फॉरेन कंपनीज हैं इनको हम ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं? क्या हम जो जो कंट्री स्पेस टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांस हो चुकी है, क्या हमारे यहाँ पे ऐसे एंटरप्राइजेस नहीं है जो कि छोटी छोटी चीजें बना सके? जैसे कि टूथपेस्ट है, फास्ट कंज्यूम, जो कंज्यूमिंग मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं, बिस्किट्स हैं, छोटे छोटे इम्प्लीमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल इम्प्लीमेंट्स हैं, क्या ये हमारी कंपनी नहीं बना सकती है क्या?
तो हम ये क्यों ये जो बाहर की कंपनीज को हमने वो दे रखी है। तो जब तक हमारा अपना नहीं होगा, हमें इंडिपेंडेंट नहीं होंगे हर उस पे। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को जो हाई टेक जो है सेक्टर के अलावा भी लो टेक और मिड टेक जो सेक्टर है उसको भी इक्वली प्रमोट करना चाहिए। उनके भी इंटरेस्ट हमें सेव करने चाहिए। और जो लास्ट है, जो वैसे तो टॉपिक बहुत लंबा है पर लास्ट है कि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है इसको हमें खत्म करना पड़ेगा, बिल्कुल टोटल ओवरहॉल करना पड़ेगा। सिर्फ ग्रोथ ओरिएंटेड रखें उसको। ये आलतू फालतू की जो पुरानी जो चीजें हैं जिसकी हमें कभी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ती है अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में, उनको हम उसमें करिकुलम से निकालें और सिर्फ ग्रोथ ओरिएंटेड को बनाएं। और इसी तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। और एक दिन जरूर आएगा कि हम चाइना से आगे बढ़ जाएंगे। और चाइना से ही क्यों, हम बाकी कंट्री से भी आगे बढ़ सकते हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं। तो हमें इन चीजों में एक अपने हिसाब से अपने ही जो जरूरतें हैं उसी के हिसाब से पॉलिसीज में मॉडिफाई करना पड़ेगा। नई पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे, नए लॉज लाने पड़ेंगे अपना पार्लियामेंट से। तो ये सब हमें डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा जो है, हम और चाइना दोनों की दोनों इकोनॉमिक सुपर पावर्स हैं। और इस समय इंडिया सुपर पावर बनने के होड़ में नंबर 1 है। क्यों? क्योंकि चाइना की जो इकोनॉमी बिल्कुल डंप्स में चली गई है, वो बिल्कुल फेल हो चुकी है। वहां पर अब लोग जो है इतने डिससेटिस्फाइड हैं कि उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं सड़कों पर। वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि वो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। कंट्री पूरा के पूरा नेगेटिव उसमें डिफ्लेशन में जा रहा है। तो अब वो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। और आई वुडंट बी सरप्राइज कि अगर कुछ सालों में, आने वाले सालों में, चाइना का भी डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाएगा। तो जिस हिसाब से डिससेटिस्फैक्शन बढ़ रहा है। ओवर टू यू। सुहेन कौल साहब इंटरनेशनल कंसल्टेंट ज्वाइन कर चुके हैं सर। आपका स्वागत है। हम लोग टू मिस्टर कौल। थैंक यू सिन्हा साहब और कार्नवाल साहब। बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने मेरे को याद किया, तो मैं थोड़ा सा विलंबित हो गया। उसका कारण ये है क्योंकि हमारा जो डिनर है वो 8:30 बजे के आसपास होता है। उसके बाद जो है फिर वो थोड़ा सा जरा विश्राम हो जाता है। विश्राम के चक्कर में थोड़ा सा जो है वो डिले हो गए। सो सॉरी अबाउट दैट। देखिए, जहां तक अगर मुद्दे पे जो आपने जो चर्चा जो आपने विषय छोड़ा है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। और उसका जो मैं रीजन आपको बताता हूं कि चाइना एंड इंडिया आर पोल्स अपार्ट। आर पोल्स अपार्ट। हमारा कल्चर, उनका कल्चर, हमारी जो सेंस ऑफ और अदर जो हमारी गवर्नेंस का जो जो प्रोसेस है वो, एंड यू टेक एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, China is as far away from India as any other country can be. We are, in fact, closer to, in many aspects, to West and to, in fact, the Middle East also. But as far as China is concerned, it's a total different world altogether as far as the India is concerned. Now, I'll tell you why. First of all, let me give you a little background. I have been to China probably 35, 40, 50 times. I don't even remember. And I have been all over China. और मेरी जब भी मैंने अपना एज ए इंटरनेशनल कंसल्टेंट जब भी मैं किसी कंट्री जाता था, आई ऑलवेज मेड इट ए पॉइंट कि मैं जो हूँ वहां जाके उनका कल्चर सीखूं, उनको लोगों से बातचीत करूं, उनकी लैंग्वेज जितना हो सकता है उतनी थोड़ी समझने की, सुनने की, बोलने की कोशिश करूं, एटसेट्रा एटसेट्रा। और उसमें मैं बहुत लकी था, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि जी मैं बड़ा क्या कहते 30 मार का हूं, मैंने जाके वहां पे सब सीख लिया और उनको सब कुछ पता है। मैं इसलिए लकी था कि मैंने जो है चाइना तब का देखा था जबकि चाइना में पक्का 100% कम्युनिज्म था। टूटी फूटी सड़कें,
एयरपोर्ट्स की हालत खराब थी। जो हमारा यहाँ पे पुराना 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 वाला जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, दिस वाज लाइक सब 30-40 इयर्स अगो, उससे भी बदतर हालत थी बेजिंग एयरपोर्ट की। बेजिंग एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ, जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। एंड आई थिंक चाइना में पहली बारी 85-86 में गया था, और वहां पे बहुत बुरी हालत थी। पॉट होल्स थे अराइवल हॉल में, यू नेम इट, एवरीथिंग वाज, नथिंग वाज वर्किंग। फ्लाइट्स में अभी लोग बाग खड़े ही हुए हैं, अभी घुस ही रहे हैं, उन्होंने उसने प्लेन भी चालू कर दिया, दरवाजा बंद करके चालू कर दिया। इट वाज सच ए हॉरिबल प्लेस। रेस्टोरेंट्स मिलने बड़े मुश्किल थे। चाइनीज फूड जो हम आप लोग यहाँ पे खाते हो, वो तो नेचुरली थोड़ा सा उसको इंडियनाइज करके वो लोग बनाते हैं। पर चाइना में तो जो फूड था, और एटलीस्ट उस जमाने में हाइजीन का कुछ पता नहीं था, क्या होता है क्या नहीं होता वहां पे। बट ये था कि भाई सरवाइव करना है, क्लाइंट के पास हूं मैं, तो मेरे को वो सब कुछ करना पड़ता था। अब टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उन्होंने बहुत कुछ वहां पे लैंग्वेज के लिए भी कि भाई सबके सब इंग्लिश सीखें, ताकि एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स की जो सुविधाएं हैं उनको जो है पूरी तरह से वो एक्सप्लॉइट कर सकें। तो ये सब चीजें जो है वहां पे इतनी तीव्र गति से हुआ है, उनको मेरे क्या 15 से 20 साल लगे कि वो जो है 15-20 साल में पूरे चाइना का कायाकल्प हो गया। अब आप कहेंगे साहब पिछले समझ लो मोदी एरा में या उससे पहले जब नरसिम्हा राव साहब आए थे एज ए प्राइम मिनिस्टर, तब से भी काफी यहाँ चेंजेस आई हैं। लेकिन वो चेंजेस जो है ना, वो चाइना का जो कायाकल्प था उसके सामने बिल्कुल जिसे कहते हैं पानी मांगता है। कोई कंपैरिजन ही नहीं है, इतना फर्क है। मतलब आप शंघाई चले जाओ, अब तो खैर और भी ज्यादा हो गया है, लेकिन लास्ट में शंघाई गया था आई थिंक 2013 या 14 में, नहीं 16 में गया था मैं। अरे सर वहां पे कोई रोड ऊपर जा रही है, कोई इधर से निकल रही है, कोई इधर से निकल रही है, कोई इधर से, मतलब बिल्कुल जैसे कहते हैं फ्यूचरिस्टिक, जैसे क्या कहते हैं सिटी होती हैं जो कि आपके फिक्शन में जो दिखाई जाती हैं, कार्टून्स वगैरह में दिखाई जाती हैं, वो वहां पे हाल। अब चक्कर ये है कि इंडिया वहां तो खैर पहुंचना अभी पता नहीं कितने साल लगेंगे, क्या लगेगा। तो वो हमारे यहाँ वो चुटकी बजा के जिसे कहते हैं कि कायाकल्प हो जाए, वो हो नहीं सकता। वो हो ही नहीं सकता, वो इम्पॉसिबल है। मैं अपनी जान लगा दूंगा, हालांकि मैं आई वुड लाइक कि दैट आई एम प्रूवन टोटली टोटली रॉन्ग, एंड आई एम अशेम्ड ऑफ सेइंग दिस। आई एम रियली 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 अशेम्ड ऑफ सेइंग दिस कि हम उतना तीव्र परिवर्तन इस देश में नहीं ला सकते। और उसका सिर्फ एक कारण है, और वो एक कारण ये है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है और उनके यहाँ जो है सिंगल पार्टी सिस्टम है, विच इज इन ऑल गुड, दिस थिंग इज ए डिक्टेटरशिप। वहां पे जो है पोलिट ब्यूरो जो है उनके, जहां पे 7 आदमी बैठते हैं, उनमें शी पिंग जो है वो आपके प्रेसिडेंट है, या जो भी पहले था, वो आके अपना आपस में डिसाइड कर लेते हैं हमें ऐसे ऐसे करना है। और वो जो है पार्टी रैंक्स के नीचे, जो कि उनका पार्लियामेंट जो है उसमें करीब 2900 कुछ लोग बैठते हैं, उनको जो है पूरे चाइना के कॉर्नर में पहुंच जाता है कि भाई ऐसे ऐसे करना है, और वो जाके वो चीजें कर देते हैं, खत्म। वहां पे कोई सुनवाई नहीं है, कोई कोर्ट हियरिंग नहीं है, कोई वहां पे वक्फ बोर्ड नहीं है, कोई वहां पे अपोजिशन नहीं, कोई कुछ नहीं, नथिंग। वो दे जस्ट कैरी आउट द ऑर्डर्स विच हैव बीन इश्यूड बाय द पोलिट ब्यूरो, एंड दैट्स इट। इंडिया में क्या है कि आपको वोट बैंक देखना पड़ता है, आपको क्या कहते हैं अपोजिशन की सलाह लेनी पड़ती है। अपोजिशन सलाह लेके उसमें चाहे वो ठीक ठाक बात कर भी दे, लेकिन पब्लिक में जो है वो क्या कहते हैं जो पब्लिक, ये जो अपोजिशन जो है वो पब्लिक के सेंटिमेंट्स के साथ खेलते हुए बेकार की बकवास करते, चूक वो कुछ भी अच्छा कर ले, अगर गवर्नमेंट जो है उसको जो है अपोजिशन ने अपोज ही करना है, चाहे कुछ भी हो। और उस चक्कर में हमारा जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो जो है बहुत ही ढीला पड़ जाता है, बहुत ही स्लो हो जाता है। बट माई हैट्स ऑफ टू मोदी कि डिस्पाइट ऑल दोज एडवर्सिटीज एंड ऑल दोज opposition, doing, wrong doings,
he has been able to accomplish a remarkable feat in these last 11 years. इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो है बहुत स्पीड से उन्होंने बहुत कुछ जो है इंडिया में अचीव किया, इसमें कोई शक नहीं। अब जो है क्वेश्चन ये आता कि यहां से अब इंडिया कहां जाएगा। ये तो पास्ट की बात थी, यहां से इंडिया कहां जाएगा और चाइना कहां जाएगा। जहां तक चाइना का सवाल है, वहां पे जो है बिकॉज वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पे एक सिंगल पार्टी सिस्टम है, उसकी वजह से वहां पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम ये है कि वहां पे लोगों में बहुत ज्यादा डिसेंशन है। दे आर अपोजिंग कि भैया ये क्या है कि हमारी कोई फ्री स्पीच नहीं है, हम अपने प्रेसिडेंट को गाली दे सकते हैं। हिंदुस्तान में आप मोदी को गाली दें, अमित शाह को गाली दें, सारी दुनिया को गाली दें, कोई परेशानी नहीं है, कोई आपके पीछे बहुत भाग नहीं रहा। अपोजिशन जो है वो स्टेटमेंट्स देते हैं, इसमें टीवी वगैरह पे डिबेट्स वगैरह करते, झूठ बोलते कि नहीं मोदी साहब ने किया क्या। अबे तुम क्या, मतलब सॉरी टू से दिस बट तुम क्या अंधे हो? तुम्हें हाईवेज नहीं दिखाई दे रही? तुम्हें हमारा जो सैटेलाइट्स इतने सारे, हम कॉमर्शियली लोगों के दूसरे देशों के सैटेलाइट्स ऊपर भेज रहे हैं, हम मून पे ऑन द डार्क साइड ऑफ द मून लैंड कर चुके हैं। ये तो मैं बिल्कुल छोटी, बाकी 80 करोड़ लोगों को हम फ्री में खाना दे रहे हैं एटसेट्रा। देयर आर मिलियन थिंग्स व्हिच मोदी हैज अचीव्ड बट अपोजिशन कैन नॉट सी दैट। बट ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं मोदी भक्त हूं। यस, आई एम नॉट ए मोदी भक्त। मोदी भक्त तो वो होता है जो बिल्कुल अंधविश्वास के साथ एक लीडर के साथ चलता है। नहीं, मैं नहीं चलता। मोदी हैज टू बी क्रिटिसाइज्ड फॉर लॉट ऑफ थिंग्स। अब जो सबसे बड़ा जो जो रिलीजन का हमारे यहाँ जो जो चक्कर है, उसका मामला दे शुड हैव सॉर्टेड आउट, या जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने हैं, दो शुड हैव बीन सॉर्टेड आउट ऑलरेडी व्हेन दे हैड द 2/3 मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। वहां पे मोदी साहब जो है चूक गए, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे थर्ड टर्म में वो 400 पार और 500 पार और जो भी कुछ उनका स्लोगन था वो काम करेगा, बिकॉज ही हैड डन सच ए फैंटास्टिक जॉब। बट व्हाट हैपेंड? Opportunity lost. For those 5 years when he had 2/3 majority, he should have passed all these bills. वो यूसीसी पास कर सकते, वो सीपीआर की पता नहीं क्या दूसरा है उसको पास कर सकते थे। वो सब जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल जिसमें चेंजेस चाहिए थे, ही शुड हैव पास्ड ऑल दोज लॉज। बड़े आराम से हो जाता, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाता। टुडे वी वुडंट हैव बीन फेसिंग दिस प्रॉब्लम विद द वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड मुझे बताइए, इज द बिगेस्ट absurdity on this world, बिगेस्ट absurd। मैं जो अभी सिन्हा साहब जो है देहरादून में रहते, बड़े अच्छी कॉलोनी में रहते, गेटेड कम्युनिटी है, वहां पे खड़े हो जाएंगे, हाँ भैया ये 3-4 मकान जो है ये हमारे हो गए, और कोई सुनवाई नहीं है। अगर सुनवाई है तो सिन्हा साहब के पास ही है। ये कहाँ का लॉ भाई? ये कौन सा लॉजिक है? और इस पे डिबेट्स हो रही है। मतलब हिंदुस्तानी जनता क्या इतनी पागल है, या हमारी गवर्नमेंट इतनी पागल है कि दे आर गिविंग डिस्पेंसेशंस टू दीज फेलोज कि जी उसमें जो बिल है उसमें अमेंडमेंट होना चाहिए। अरे अमेंडमेंट का क्या चक्कर है? इससे कोई मतलब ही नहीं है भाई। लेकिन मोदी साहब जो वहां चुप बैठे, वो चद्दर भेज रहे हैं वहां पे अजमेर शरीफ में। तो ये चीजें जो है यहां पे मुझे लग रहा है कि मोदी साहब थर्ड टर्म में जो है थोड़े सॉफ्ट हो गए, और ये जो है निशानी जो है ये बहुत ज्यादा खराब है। और इसकी वजह से हमारी जो प्रोग्रेस जो इतनी तेज हो रही थी उसमें जो है एक बड़ा भारी डेंट पड़ेगा, जो कि चाइना के लिए विल बी विनिंग फॉर चाइना। अगर हम मोदी जी को इसी साल अगर हम नहीं लाए एज ए प्राइम मिनिस्टर, हमारी जो प्रोग्रेस जो है वो ढीली पड़ जाएगी। हम लोग चाइना को कभी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। और जहां तक चाइना का सवाल है, देखिए चाइना में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। उनका जो रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो तो बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है। बिल्डिंगें खड़ी हैं, घोस्ट टाउन्स बन चुके हैं, बड़े बड़े टाउन्स, ब्यूटीफुल टाउन्स, बट वहां कोई बंदा कोई नहीं है, बिकॉज अननेसेसरली उन्होंने क्या कहते हैं मॉर्गेज ले लेके लोगों ने एज ए इन्वेस्टमेंट उसको जो है स्पेकुलेशन पे खरीदी, क्या कहते हैं ये फ्लैट्स।
इन एक्सपेक्टेशन कि हाँ जी आज खरीद लिया आपने 1 लाख का, तो 2 महीने बाद 3 महीने बाद जो है 2 लाख का बेच देंगे। तो 1 लाख ना हींग लगी ना फटकरी, आपने जो है 1 लाख रुपए कमा लिए। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे तो इट रन्स इन इन डबल डिजिट डैक्स एंड करोड्स। तो इस टाइप की जो स्पेकुलेशन थी वो धीरे धीरे जो है मार्केट में बेयर नहीं कर पाए। तो ये चीज जो है, और वहां पे ये तो रियल एस्टेट की बात होगी। दूसरा वहां पे ये है कि लोगों में, बिकॉज वहां पे एक तो उनका जो कम्युनिज्म का जो स्ट्रक्चर था, यहां पे जो है देयर इज ए कम्युनैलिटी। ये जरा ध्यान से सुनिएगा आप। जब शी पिंग जो है टॉप पे था उस टाइम, ये मतलब समझ लीजिए कोई 3-4 साल पहले, 5 साल पहले, उस टाइम या 4 साल पहले आप उससे, उस टाइम जो है चाइनीज इकोनॉमी रियली रियली पीक पे चल रही थी। और जितने भी वहां पे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जैक मा हो गया और भी 2-3 जो है बड़े बड़े बिलियनर्स, उन्होंने जो है बड़ा अच्छा वहां पे एक कैपिटलिज्म का एक 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 एटमॉस्फेयर बनाया था कि भाई कैपिटलिज्म शुड थ्राइव। और उससे क्या होगा कि आपकी जो है जॉब्स बढ़ेंगी, इंडस्ट्रियलाइज होगा चाइना, इंडस्ट्री लगेगी और जॉब बढ़ेगी। और उससे क्या कहते हैं टैक्सेस आएंगे, सो गवर्नमेंट विल आल्सो बी वेल्थी, द रिच पीपल विल बी वेल्थी, एंड जॉब्स विल बी क्रिएटेड, सो नेचुरली द जनरल पब्लिक विल बी हैप्पी एंड वेल्थी। हुआ क्या कि शी पिंग में फिर वही पुराना कम्युनिज्म वाला चक्कर जो है चालू हो गया। और ही स्टार्टेड सेइंग कि नहीं भैया, ये जो है ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो है ये तो खूब पैसे कमा रहे हैं, हम साला कम्युनिस्ट पार्टी वाले कुछ भी नहीं कर रहे, वी आर नॉट अर्निंग एनीथिंग। तो ही स्टार्टेड हिज दिस ओल्ड सोशलिस्टिक कम्युनिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। ही इनकॉर्पोरेटेड दोज थिंग्स अगेन। जैक मा को जो है उन्होंने गायब कर दिया, और बड़े सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो गायब कर दिए। अब चाइना में ये हाल है कि जितने भी जो रिच लोग थे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मेगा रिच और द सुपर रिच, बट रिच, दैट मीन्स की डबल डिजिट बिलियनर जो है, वो धीरे धीरे वहां से चुपके से जा रहे हैं। कोई कनाडा जा रहा है, कोई सिंगापुर में। आज सिंगापुर में ये हालत है कि वहां पे जो है मुझे लगता है जब भी मार्केट में आप जाओ, वहां पे सबके सब चाइनीज बोलते हैं, इंग्लिश नहीं बोली जाती। जबकि मैं पहले, मेरे ख्याल 5-6 साल पहले गया था, वहां पे उस टाइम जो है एवरीबडी वॉज स्पीकिंग। स्ट्रीट में आप घूमते रहो तो एवरीबडी, चाहे वो चाइनीज ही हो, लेकिन बोलते थे वो अंग्रेजी। अब वहां पे इतने सारे चाइनीज लोग आ गए, मलेशिया में चाइनीज लोग शिफ्ट कर गए, कनाडा में चाइनीज लोग शिफ्ट कर गए, बिकॉज पैसा है उनके पास। सो दीज कंट्रीज वेलकम। तो वहां पे जो है कैपिटलिज्म का जो है इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, और वहां पे वही सोशलिज्म के चक्कर में, इसीलिए जो है, प्लस ये जो रियल एस्टेट का मैंने आपको बताया उसकी वजह से वहां की इकोनॉमी जो है इस टाइम काफी ढीली है। उसके बाद जियो पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं, जियोग्राफिकल इश्यूज हैं, हर एक देश से तो चाइना पंगा लेके बैठा हुआ है। तो उसका भी खैर, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो वो भी एक कारण है जिसकी वजह से चाइना जो है इस टाइम थोड़ा सा ढीला है। इंडिया में भी इस टाइम, ये ध्यान से सुनने वाली बात है, मोदी साहब जो हैं वो भी, उनकी इंक्लिनेशन भी सोशलिज्म कम्युनिज्म की तरफ बढ़ती जा रही है। मार्क माय वर्ड्स, मोदी साहब की जो इंक्लिनेशन है वो भी सोशलिज्म कम्युनिज्म की तरफ जा रही है। नहीं तो कोई कारण नहीं है कि हम इतने फ्रीबीज, और इसके टैक्स माफ, उसको टैक्स माफ, फार्मर्स को टैक्स देता नहीं है, इनकम टैक्स वाले हम आप जो है बेवकूफ लोग जो पे करते हैं और उसका हमको कुछ नहीं मिलता। आईटीआर जो है वो जो फाइल करते हैं वो कोई 6-6.5% लोग फाइल करते हैं, या 7% के आसपास फाइल करते हैं। लेकिन जो एक्चुअल इनकम टैक्स पे करता है वो सिर्फ 3.5-4% लोग हैं पूरे हिंदुस्तान में। ये बताइए ये कहाँ का इंसाफ है, ये क्यों, वाई वाई देर इज सो मच ऑफ डिस्पैरिटी, एंड दिस विल लीड टू लॉट ऑफ डिसेंशन। एंड बीजेपी may not be out of the power, but may lose lot of support from people like us, वो कहते हैं कि हम यार टैक्स दे रहे हैं, उसका हमको फायदा क्या है भाई। तो ये चीज जब इस सोसाइटी में भी सोशलिज्म अगर आ गया बहुत जोर से, जो कि वेरी बॉर्डर लाइन कम्युनिज्म है, अगर वो आ गया, इंडस्ट्रियलिस्ट, अब यहाँ पे कई इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे जो है वो यहाँ क्या कहते हैं यूएई में रहते हैं,
लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज दे लिव इन यूएई बिकॉज वहां इनकम टैक्स नहीं है, काम धंधा यही है, लेकिन रहते वहां पे। लेकिन अगर इन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा दिया, वही सोशलिज्म का पैटर्न, क्योंकि ये जो है इसके नाम पे कि हाँ जी 80 करोड़ जनता जो है भूखी है, ये अरे 80 करोड़ जनता भूखी है, लेकिन उसका जो रिपरकशंस इतने खराब है, वो काम करने को राजी नहीं भाई कोई आदमी। मैं इन लोगों से बात करता हूँ, हमारा भी स्टाफ है, उनसे बात करता हूँ, कहते हैं मेरे गांव में तो वहां बैठे हुए लोग, वहां कहते हैं खाना तो आ रहा है, हाँ किसी दिन दारू पीने की जोर पड़ गई, एक दिन अपना काम कर लिया, दारू शारू पिए और खत्म। That's the kind of misdeeds which have been carried, which are being carried out in India right now. तो यहाँ पे जो सोशलिज्म की तरफ जो इंक्लिनेशन है मोदी साहब का, और हमारे वहां पे क्या कहते हैं शीपिंग साहब का चाइना में जो है, ये मुझे लगता है हम दोनों देशों को, अगर ये करेक्शन नहीं आया तो ये जो है हम दोनों देशों को ले डूबेगा। क्योंकि ये मैंने कई देशों में देखा जहां पे ये सोशलिज्म, और ये तो प्रूवन है, कम्युनिज्म जो है कभी सरवाइव नहीं किया, सारी देश जहां कम्युनिज्म था सारे खत्म हो गए, सब जगह का कैपिटलिज्म। और कैपिटलिज्म ठीक है, मुझे पता है कई लोगों में इसका बड़ा विरोध है, बट द क्वेश्चन इज कि दैट्स द ओनली सिस्टम विच सीम्स टू बी वर्किंग, वी हैव ट्राइड एवरीथिंग। हमने गवर्नेंस के इतने सारे हमने क्या कहना चाहिए, ये बीइंग राजा महाराजाओं का सिस्टम देख लिया, हमने डिक्टेटर्स का सिस्टम देख लिया, हमने और इतने सारे सिस्टम, सिंगल पार्टी सिस्टम देख लिया, कम्युनिज्म देख लिया, सोशलिज्म, यस इन सर्टेन कंट्रीज इट्स वर्किंग, बट इट्स ए वेरी टाइट रोप, वेरी टाइट रोप, जो कि मैं यहाँ पे आपको 1 घंटा भी समझा दूंगा, आपके समझ में नहीं आने वाला। सॉरी मैं ऐसे कह रहा हूं, बट द प्रॉब्लम इज कि वो इतना इंट्रिकेटली वोवन टुगेदर है, वो जो सोशलिज्म का जो पैटर्न है। यहाँ पे मैं स्पेशली स्कैंडिनेविया के बारे में बात कर रहा हूँ, कि वो समझाना, वहां पे आप जाके 2-3 साल रहिए, तब आपको समझ में आएगा कि भाई वहां पे ये सोशलिज्म का चक्कर क्या है। तो वो तो खैर इससे फार क्राई, वो तो बात ही नहीं हो रही। तो वही चीज जो है चाइना में भी इस टाइम इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, कई लोग वहां से शिफ्ट कर चुके हैं, इसी वजह से, क्योंकि वहां पे जो है जो एटमॉस्फेयर जो है वो इंडस्ट्री के लिए और कैपिटलिज्म के लिए वहां पे कंड्यूसिव नहीं, इसलिए वहां से वो भी जा रहे हैं। तो ये जो चीजें दोनों फैक्टर जो मिलके, अनटिल योगी साहब जो है इसी साल में, क्योंकि अगर आप योगी का इंटरव्यू देखें अर्णब गोस्वामी के साथ, वो जो है ही इज इन लिटरली ऑन फायर, he can turn mountains, he can turn even Mount Everest if he wants. उसका दिमाग बिल्कुल क्लियर है। वो जो है, जैसे मोदी साहब जब पहले टर्म में आए थे, जैसा उनका दिमाग क्लियर था, द वे ही डिड डिमोनेटाइजेशन, द वे ही रिमूव्ड आर्टिकल 370 एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, इतने बड़े बड़े उन्होंने भारी भारी कंट्रोवर्शियल डिसीजंस लिए, वही मोड जो है वो योगी साहब इस टाइम जो है उसमें है। एंड ही विल रिमूव ऑल दोस थिंग्स। उसने साफ साफ कह दिया ये वक्फ बोर्ड है क्या, ये तो माफिया है। ही हैज सेड दैट वेरी क्लियर, एंड विच इज राइट ऑल्सो। किसको राइट है कि भाई साहब सिन्हा साहब कहेंगे हाँ जी ये 4 मकान हमारे हैं, कर लो जो करना है आपने, और आपकी सुनवाई अगर है तो मेरे पास ही है, मैं ही बॉस हूं, आप मेरे से क्या कहते हैं लड़ लो। तो यही मैं कारण जो है इससे कह रहा हूं कि हमारा फ्यूचर जो है, और अगर चाइना की यही अग्रेशन पॉलिसीज इंडिया की तरफ रही, या ताइवान की तरफ, या फिलीपींस की तरफ, है इंडोनेशिया, सबसे तो झगड़ा लेके बैठा हुआ है, तो ही हैज ए थर्ड फोर्थ डायमेंशन ऑल्सो वेयर ही इज फाइटिंग। सो हम लोग जो है, अब मैं समिंग अप करूंगा, हम लोग जो है इस वजह से बहुत तेजी से आगे नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे जो सर्कमस्टांसेस मैंने आपको बताए, उसकी वजह से देयर इज लॉट ऑफ हिंडरिंग ब्लॉक्स। और चाइना के लिए है, उनके यहाँ हिंडरिंग ब्लॉक्स नहीं है, जो ये पॉलिटिकल हिंडरिंग ब्लॉक्स नहीं है, बट बिकॉज शी जिनपिंग हैज बिकम ओवर एम्बिशियस एंड ही वांट्स टू जस्ट रूल द होल वर्ल्ड। वो अपनी करेंसी चलाना चाहता है, वो अपना ये करना चाहता है, वो करना चाहता है, तो उसकी वजह से देयर इज लॉट ऑफ डिसेंशन among the countries in the world, and now Trump, he is also going to take them
टेक देम टू टास्क। तो वो एक और फैक्टर है जो कि चाइना के लिए एडवर्स है। सो until unless we don't deal with these issues, we don't have a chance. We don't have a chance. थैंक यू वेरी मच इंटरनेशनल कंसल्टेंट कौल साहब एंड डॉक्टर कर्नवाल साहब। मेरी सोच तो ये है कि ये दिल्ली के चुनाव जो फ्रीबीज पर आधारित हैं, जिसके आधार पर अभी भी दिल्ली की बेवकूफ़ जनता 47% केजरीवाल को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहती है, इस पर निर्भर ये माँ भारती की सच सोच ये है कि डाटाबेस ड्रिवन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन टोटल ट्रांसपेरेंसी अडॉप्ट नहीं की जाएगी ना, तब तक हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और भारत में जो सनातन मानसिकता है ये बहुत ही पायस है। भारतीय लोग किसी भी अच्छी चीज को अडॉप्ट भी करना चाहते हैं, फॉलो भी करना चाहते हैं। और मुझे ये लगता है कि चाइना आगे इसलिए बढ़ा क्योंकि वहाँ स्टेबल गवर्नमेंट रही। हमारे देश को वर्तमान में स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए जो राष्ट्रीय मुद्दों को, इंडिया फर्स्ट जो मोदी जी का नारा है, उस पर आगे बढ़े। और मेरी तो सर सोच ये है कि मोदी गवर्नमेंट ही ये टोटल ट्रांसपेरेंसी की जो हम सोच है या डाटाबेस ड्रिवन सिस्टम की सोच है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करने की सोच है, उसको आगे बढ़ाने में सफल हो सकती है। इसीलिए मेरी तो या भारती मंच के विद्वानों की ये राय है कि ये जो राष्ट्रवादी गवर्नमेंट देश में वर्तमान में है उसको ताकत प्रदान की जाए सर।